हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय माँ करणी, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप सभी को आपको याद दिलाया गया था, आपसे प्रॉमिस किया गया था कि प्रीवियस जो अपनी क्लास है उसमें हमने बात की थी मॉडल से, और मॉडल से रिलेटेड जो भी अपने डेफिनेशंस थी या फिर जो भी अपने रूल्स थे, जो भी फैक्ट थे, उनके बारे में हमने बेसिक्स जान लिए थे। और आज की अपनी जो क्लास है, जैसे कि प्रीवियस जो अपनी क्लास हुई थी उसी प्रकार से आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो अपनी क्लास हुई थी, यूँ क्योंकि जो फर्स्ट अपना जो पार्ट इस क्लास का हुआ था, वहाँ पर हमने बात की थी कि मॉडल्स और ऑक्सिलरीज जो अपनी वर्ब्स होती हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन हमने जानी थी। ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से उनका यूज़ होता है, कौन से टेंस में किस प्रकार से उनका यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को जो है हेल्पिंग वर्ब जो है उनका नाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ मॉडल से उनका क्या कनेक्शन होता है, मॉडल्स क्या होती हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होती है, और मॉडल से वो किस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं, और मॉडल और ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, क्या उनमें सिमिलरिटी होती है। ये चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में जान ली थी डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमें आज की जो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम आज बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। और ये आज की क्लास जो है अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है प्रीवियस क्लास की तरह ही। तो आप जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऑन बोर्ड कि किस प्रकार से आपको एक मॉडल से रिलेटेड एक चार्ट बना हुआ दिख रहा होगा। और ये चार्ट काफ़ी आप मेहनत के बाद, काफ़ी हार्ड वर्किंग के बाद आप सभी के लिए, आप सभी की बोल सकते हो कि आप क्यों अच्छे से समझ में आ जाए कोई चीज़, तो उसकी के लिए ये बड़े इजी वे में आपके लिए सामने प्रेजेंट किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल, और मॉडल से रिलेटेड जो अपने आगे की जो प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस आज की क्लास की हम जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स इसी मॉडल और इसी चार्ट के थ्रू, और इस चार्ट के थ्रू समझने वाले हैं पूरी की पूरी मॉडल्स किस प्रकार से यूज़ होती हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे वन बाय वन एक एक मॉडल की, और किस प्रकार से वो कौन कौन सा एक्सप्रेशन देती हैं, किस मनोभाव के अकॉर्डिंग उनका यूज किया जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स आज शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की, और देखते हैं कि आज का अपना जो चार्ट है जिसके थ्रू हम समझने वाले हैं मॉडल्स को, वो क्या कहता है, चार्ट में किस प्रकार से हम मॉडल्स को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास में मॉडल्स की, और मॉडल्स में देखते हैं चार्ट को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कॉर्नर पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन होते हैं अपने भाव, मनोभाव, यूँ बोलो कि अपनी मनोदशा, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने मॉडल्स को यूज़ करते हैं। अपने एक्सप्रेशंस के अनुसार ही मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझाया जाना है। उसके बाद में बात करें तो आगे का जो थर्ड इसका पॉइंट है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन फर्स्ट है, मॉडल्स आपकी सेकंड है, और जो लास्ट वन आपका पॉइंट दे रखा है वो आपका दे रखा है एग्जाम्पल का। क्योंकि कौन कौन से एक्सप्रेशंस आपके सामने आने वाले हैं जो आपके सामने आप देख सकते हैं। उसके बाद में किस एक्सप्रेशन के लिए, किस मनोभाव के लिए, और किस मनोव्यक्ति के लिए आप कौन सी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी कर सकते हैं, और उसके बाद में किस प्रकार के उसके एग्जाम्पल बनते हैं। ये चार्ट आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल साबित होने वाला है। आप देखें इसे। अब इसको हम शुरुआत करते हैं इसे समझने की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास जो मनोभाव होता है, जो अपनी जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो होती हैं एबिलिटी। और एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एबिलिटी को बोला जाता है कैपेसिटी। एबिलिटी को क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटी। और कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटी। कैपेसिटी बोल दो, या फिर आप एबिलिटी बोल दो, या कैपेबिलिटी बोल दो, या फिर आप इसको पावर भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर एबिलिटी है, कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है। इसके अलावा आप इसे पावर भी बोल सकते हो और स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो। तो इन सभी के लिए, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, हिंदी में दक्षता बोल सकते हो, या फिर योग्यता बोल सकते हो, अक्षमता बोल सकते हो, इन सभी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान रखें, इसके लिए यूज़ करेंगे हम कैन या कुड का। ध्यान रखें, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम दक्षता, योग्यता या क्षमता बोलते हैं, इसको हम पावर भी बोल सकते हैं और स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। इनके लिए यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, कैन का। कैन का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, या यूँ कहूँ कि प्रेजेंट में इसका यूज़ किया जाता है कैन का। लेकिन अगर आपका टाइम पास्ट हो, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में दे रखा है, तो वहाँ पर हम कैन किसका यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम यूज़ करने वाले कैन किसका, कुड का। आप देख सकते हैं कुड के आगे लिखा हुआ पास्ट एबिलिटी, और यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ एबिलिटी। तो ये एबिलिटी दर्शा रही है सिर्फ प्रेजेंट टाइम को, और यहाँ पर पास्ट एबिलिटी दर्शाती है पास्ट टाइम को। तो जब पास्ट टाइम की बात करते हैं तो कैन किसका यूज़ किया जाएगा, कुड का। और अगर नॉर्मली सेंटेंस अगर यूज़ किया जाता है प्रेजेंट में, तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा कैन का। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स,
नॉर्मली प्रेजेंट में यूज़ किया जाएगा कैन का। और पास्ट अगर एबिलिटी है या बीते हुए समय की अगर कोई एबिलिटी है, योग्यता है जो पास्ट में थी अब नहीं है, तो ध्यान रखें इस प्रकार के जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसके लिए कुड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखें। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारे पास जो फर्स्ट वन एग्जाम्पल है क्या हो जाएगा, जोया कैन सॉल्व दिस पजल। जोया कैन सॉल्व दिस पजल, जोया इस पजल को सॉल्व कर सकती है। ये जो पजल है या जो भी आपके सामने कॉम्प्लिकेशंस है उनको कौन हल कर सकती है, जोया हल कर सकती है, उसको सॉल्व कर सकती है। उसके बाद में देखिए आप ये नीचे कुड का आपको ऊपर वाला जो है सेंटेंस आपको वो एग्जांपल दे रखा है कैन का, और वहाँ पर दर्शाई गई उसकी एबिलिटी। और एबिलिटी ध्यान रखिए डिवीजन, दो प्रकार की हम एबिलिटी की बात करते हैं, एक अपनी फिजिकल एबिलिटी होती है और एक होती है अपनी मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का पूरा जो आपका संबंध होता है वो आपके इंटेलिजेंस से होता है, आपकी बुद्धि से होता है, आपके ब्रेन से होता है। और फिजिकल एबिलिटी जो होती है वो आपकी बॉडी से रिलेटेड होती है, उसमें पावर या स्ट्रेंथ का जो है ज़्यादा उसमें डिस्प्ले किया जाता है। तो ध्यान रखें, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में था, या यूँ कहूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल के दिनों में मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था या मैं तेज़ दौड़ लेता था। लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये हैबिट क्या हो गई, पास्ट। देखिए आगे पास्ट है, वॉज लगा हुआ है, और क्योंकि पास्ट की हैबिट है, बहुत बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, अब वो हैबिट उसकी नहीं है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि पास्ट की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी अब नहीं रही उसके अंदर, पहले की वो एबिलिटी है पास्ट हो चुकी है। पास्ट में वो एबिलिटी थी किसी समय, लेकिन अब वो उसका प्रभाव नहीं है। तो ध्यान रखें, पास्ट एबिलिटी के लिए किसका प्रयोग किया गया है, कुड का प्रयोग किया गया है। और मैं एबिलिटी की बात कर रहा था, तो जोया कैन सॉल्व दिस पजल, जोया इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखें, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये आपके वर्ड हैं जिसको दक्षता बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, योग्यता बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है डियर स्टूडेंट्स। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक आपकी मेंटल एबिलिटी होती है और सेकंड वन आपकी होती है फिजिकल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का संबंध आपके ब्रेन से होता है, आपके दिमाग से होता है, आपके इंटेलिजेंस से होता है, आपकी बुद्धि से होता है। लेकिन अगर बात करूँ मैं फिजिकल एबिलिटी की, तो फिजिकल एबिलिटी का जो टोटली संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो आपकी बॉडी से होता है, आपकी पावर से होता है, आपकी स्ट्रेंथ से, ताकत से होता है। जैसे पहलवानी करना, तो पहलवानी करने का मतलब ये हो गया कि वो पावर का इस्तेमाल करेगा, बॉडी का इस्तेमाल करेगा। बात करूँ किसी वजन को उठाना, किसी वजनदार बॉक्स को उठाना, तो वहाँ पर पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं आपकी फिजिकल एबिलिटी में आने वाली हैं। और किसी पजल को सॉल्व करना या किसी क्वेश्चन का आंसर देना, तो इस प्रकार के जो आपके आंसर होते हैं, या यूँ कहूँ इस प्रकार के जो एग्जांपल्स होते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर दे देना, टफ क्वेश्चन का आंसर देना, किसी टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, या बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होना, कक्षा में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर लेना, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर लेना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपके बोल सकते हो कि मेंटल एबिलिटी को जो है शो करते हैं। तो ये आई होप की चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, एबिलिटी की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, कैपेबिलिटी की बात करें, ये इन सभी को दक्षता बोला जाता है, क्षमता बोला जाता है। और ध्यान रखिए, इसको पावर भी बोलते हैं और स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इन सभी के लिए हम अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रयोग करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, यूज करने वाले कैन का। लेकिन ये सभी के सभी अगर पास्ट बन जाए, कहने का मतलब अगर पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट कैपेबिलिटी अगर इस प्रकार से आता है, तो ध्यान रखिए पास्ट के लिए कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। आगे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जोया कैन सॉल्व दिस पजल, जोया इस पजल को सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो मेंटल एबिलिटी को शो कर रहा है। ध्यान रखिए, जोया अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से पजल को हल कर सकती है। तो ये क्या है, ये मेंटल एबिलिटी को शो कर रहा है। उसके बाद में देखिए, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल। जब मैं स्कूल के दिनों में था तो मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था। तो ध्यान रखिए, ये पास्ट की एबिलिटी को दर्शाता है। ये एबिलिटी अब प्रभाव में नहीं है, पास्ट में थी, किसी समय रही होगी। तो यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया है पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ डिस्टेंस, नेक्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन होने वाला है वो होने वाला आपका परमिशन। क्या होने वाला है डिस्टेंस, नेक्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो परमिशन होगा। क्या होगा डिस्टेंस, नेक्स्ट होगा परमिशन। तो परमिशन की अगर बात करूँ तो परमिशन में क्या होगा, आपका परमिशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आज्ञा या अनुमति। लेकिन ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, परमिशन की अगर मैं बात करूँ तो परमिशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरीके से हम परमिशन का यूज़ करते हैं। एक आपकी होती है फॉर्मल परमिशन और सेकंड वन होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होती है, ध्यान रखें। यहाँ पर परमिशन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल परमिशन और इनफॉर्मल। ध्यान रखें, परमिशन को अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल मैं डिवाइड करना चाहूँ तो फॉर्मल क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है। तो ध्यान रखिए, अगर इनफॉर्मल की बात करूँ तो इनफॉर्मल का जो सीधा रिलेशन होता है वो हम बात करने वाले हैं अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से। ध्यान रखें, इनफॉर्मल का जो रिलेशन होता है वो आपके फैमिली से होता है,
या फिर आपके रिलेटिव से होता है, या फिर आपके फ्रेंड से होता है, या फिर यूँ बोल सकता हूँ कि आपके जान पहचान वालों से हो सकता है। तो लेकिन अगर मैं फॉर्मल की बात करूँ तो फॉर्मल जो परमिशन होती है उसका हमें जो रिलेशन करते हैं वो जोड़ते हैं वो तो ऑफिशियली होगा। ऑफिशियली यूज़ कैसे है, देखिए ध्यान रखें, जैसे किसी ऑफिस से रिलेटेड आप कोई परमिशन मांगते हैं किसी से, या फिर कोई ऑफिशियल वर्क जो आपको होता है, जैसे आपका स्कूल है, कॉलेज है, या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं, तो जो ऑफिशियल आपकी जो परमिशंस होती हैं वो आपकी सभी की सभी क्या होती हैं, फॉर्मल होती हैं। और जो परिवार या रिलेशन से जुड़ी हुई होती हैं, फ्रेंड से जुड़ी होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, वो इनफॉर्मल होती हैं। तो ध्यान रखें, परमिशन दो प्रकार की हो रही हैं, आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं। फर्स्ट वन की अगर बात करूँ तो वो आपकी इनफॉर्मल होगी और सेकंड वन होगी फॉर्मल। तो ध्यान रखें, जो आपकी इनफॉर्मल परमिशन होती है उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस कैन का। इनफॉर्मल जो परमिशन होती है जिसमें फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आपके फैमिली मेम्बर बोल सकते हो, रिलेटिव्स बोल सकते हो, फ्रेंड्स बोल सकते हो, तो उन सभी के लिए हमें जो है फॉर्मल, इनफॉर्मल के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कैन का। और अगर फॉर्मल परमिशन की बात करूं, जहाँ पर हम नॉर्मली बात करते हैं ऑफिशियल वर्क की, या फिर स्कूल कॉलेजेस की, ऑफिस की, इस प्रकार के जो आपके परमिशंस मांगी जाती हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मे का, और वो आपकी होती है फॉर्मल परमिशन। ध्यान रखें, एक बार दोबारा मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। परमिशन आपकी दो प्रकार की होने वाली है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। और ध्यान रखें, इनफॉर्मल के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे और फॉर्मल के लिए यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस मे का। उसके बाद में ध्यान रखें, हम परमिशन के लिए कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, कुड का। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कुड और कैन और मे से रिलेटेड आपको एग्जांपल दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट वन की बात करें तो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर दे रखा है आपको कैन या मे आई गो आउट मैम। ध्यान रखें, यहाँ पर मे आई गो आउट मैम आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, और इसी सेंटेंस को अगर मैं परमिशन मांगने के लिए बोलूँ कैन आई गो आउट मैम, आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। ध्यान रखें, कैन आई गो आउट मैम इस प्रकार से बोला जा सकता है, ये आपका सही है क्योंकि परमिशन मांगी जा रही है। और कैन की जगह अगर मे भी यूज़ कर दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बोल सकते हो कि परमिशन को शो करेगा। लेकिन ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं सिर्फ मे की बात करूं तो मे आई गो आउट मैम, ये आपका ऑफिशियल लग रहा है कि मे गो आउट मैम, क्या मैं बाहर जा सकता हूं मैम, तो ध्यान रखिए ऑफिशियली लग रहा है तो मे का यूज़ करेंगे। लेकिन सपोज मान लीजिए ऑप्शन में हमारे पास मे नहीं है, तो परमिशन के लिए हमें तो एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास मे नहीं है तो हमारा दूसरा ऑप्शन ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन। और वैसे अगर बात करें तो इनफॉर्मल के लिए कैन का प्रयोग करते हैं और फॉर्मल के लिए यूज़ किया जाता है आपका मे का। तो अगर देखा जाए सेंटेंस आपका फॉर्मल दिख रहा है तो मे का यूज़ करेंगे हम डेफिनेटली। लेकिन अगर ऑप्शन हमारे पास मे नहीं है तो हम यूज़ करेंगे कैन का। और यहाँ पर आपको ये शो करना चाहता हूँ कि परमिशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैन या मे, दोनों में से कोई सा भी यूज़ किया जा सकता है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं, इसके नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल दे रखा है, कुड यू लैंड मी सम बुक्स। कुड यू लैंड मी सम बुक्स, क्या तुम मुझे कुछ बुक्स दे सकते हो। कुड यू लैंड मी सम बुक्स, इसका मतलब ये हो गया डिस्टेंस कि क्या तुम मुझे कुछ बुक्स दे सकते हो। यानी यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर भी परमिशन मांगी जा रही है। कुड यू लैंड मी सम बुक्स, क्या तुम मुझे अपनी कुछ बुक्स दे सकते हो। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो परमिशन जो है दी जा रही है, या यूँ कहूँ परमिशन मांगी जा रही है। और ऊपर का जो सेंटेंस है वहाँ पर आप देख सकते हो कैन या मे के साथ दोनों में से कोई सा भी आपका ऑप्शन जो यहाँ पर दे रखे, तो आई गो आउट मैम, और यहाँ पर एग्जैक्टली देखा जाए तो हमारा मे आंसर होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम परमिशन के लिए पढ़ रहे हैं तो परमिशन फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है, और वो आप पर डिपेंड करता है कि फॉर्मल है तो आप मे का यूज़ करोगे और इनफॉर्मल में तो आप कैन का यूज़ करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो अपनी एक्सप्रेशंस है उसकी बात करेंगे, और वो है आपकी प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी को क्या बोला जाता है, पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी। किसको, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं डिस्टेंस संभावना। क्या बोलते हैं, संभावना। और संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम मॉडल जो यूज़ करते हैं वो आप क्या करोगे, मे करोगे, माइट करोगे या शुड करोगे। ध्यान रखें, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे तो यूज़ करते ही करते हैं, इसके साथ कई बार क्या होता है शुड का प्रयोग भी किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए। और माइट का यूज़ आप, क्योंकि अगर मे का यूज़ कर सकते हो तो हमें अगर बात करें तो हमें पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग या पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग हम मे की जगह या यूँ कहेंगे मे के साथ माइट का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा दे रखा है, तो मे हमारे पास होगा तो मे का यूज़ हम करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट दे रखा है तो फिर हम जाएंगे माइट की तरफ। और शुड का प्रयोग भी जो है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी में यूज किया जा सकता है इसका। तो ध्यान रखें, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल हैं। द इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। ध्यान रखें, आसमान में बादल हैं तो संभावना है,
ध्यान रखिए, पॉसिबिलिटी बन रही है कि आसमान में बादल हैं। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, आसमान में बादल हैं। तो जब इतनी ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं तो ध्यान रखें हम यूज़ किसका करने वाले हैं, मे का यूज़ करने वाले हैं संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है आपका, सपोज डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना इससे जस्ट पीछे वाला जो एग्जांपल उसको हम बात दोबारा करते हैं इस पर कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। अगर ये एग्जांपल अगर आपका पास्ट में होता, ध्यान रखिए यहाँ पर अगर आपका आर किसी का अगर वर होता, ध्यान रखिए पास्ट टेंस में होता तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, मे किसी का माइट यूज़ करते। ध्यान रखें ये आपका प्रेजेंट का पास्ट होता, वो आर किसी का वर होता, तो आगे मे किसी का हम क्या यूज़ करने वाले थे डियर स्टूडेंट्स, आगे में यूज़ करने वाले थे माइट। तो आई होप कि मे और माइट वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं शुड का। तो शुड का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान रखें, ही शुड बी एट ऑफिस एट दिस टाइम, इस समय उसको ऑफिस में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि संभावना जताई जा रही है कि इस समय ऑफिस में है कि नहीं, पता नहीं, विश्वास नहीं है कि वो वहाँ पर होगा भी नहीं होगा, ये मैं कन्फर्म नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे ऑफिस में वो होना चाहिए, ऑफिस में मिलेगा आपको। तो ध्यान रखें यहाँ पर भी केवल संभावना दर्शाई जा रही है कि ऑफिस में ही होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपकी संभावना है उसके लिए शुड का प्रयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वन की अगर बात करूँ तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं या कुछ एक्सप्रेशंस हैं। सब फर्स्ट वन की अगर बात करूँ तो फर्स्ट वन आपका कौन सा है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वन आपका होने वाला सर्टेनिटी। सर्टेनिटी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, सर्टेनिटी को बोलते हैं निश्चितता। किसी कार्य के प्रति, किसी वस्तु के प्रति निश्चितता दर्शा दी जाती है कि निश्चित रूप से ऐसा होगा या ऐसा किया जाएगा, तो सर्टेनिटी। नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या होती है, आवश्यकता, ज़रूरत। नेसेसिटी किसको बोलेंगे, आवश्यकता या ज़रूरत को। कंपल्सन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कंपल्सन बोला जाता है मजबूरी को या बाध्यता को, मजबूरी, बाध्यता, अनिवार्यता। और ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स कर्तव्य को या फर्ज को। देखिए सर्टेनिटी निश्चितता होती है, नेसेसिटी आवश्यकता होती है, कंपल्सन बाध्यता या अनिवार्यता होती है, मजबूरी होती है, और ऑब्लिगेशन होता है फर्ज या कर्तव्य। इन सभी में के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट मस्ट का। किसका यूज़ कर सकते हैं, मस्ट का। लेकिन अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो ध्यान रखें, वी मस्ट पे आर टैक्स ऑन टाइम, वी मस्ट पे आर टैक्स ऑन टाइम, हमें अपना जो टैक्स है उसको क्या करना चाहिए, सही समय पर उसको जो है उसको पे करना चाहिए, उसका सही समय पर उसको उसका भुगतान होना चाहिए हमारे द्वारा। तो ये ध्यान रखें, ये कहीं ना कहीं कंपल्सन को दर्शाता है, या कंपल्सन के साथ साथ आपकी ऑब्लिगेशन यानी आपके फर्ज को भी दर्शाता है कि देश के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, अपना टैक्स जो है सही समय पर उसको हम क्या करें, उसको जो है उसका पे करें। तो यहाँ पर ध्यान रखें हम किसका प्रयोग किया गया है, मस्ट का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया स्टूडेंट्स, मस्ट का। इसके बाद में देखें नेक्स्ट एग्जांपल, यू मस्ट गो टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, यानी तुम्हें स्कूल जाना चाहिए लेकिन प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, यानी स्कूल का जो ड्रेस कोड होता है उसी ड्रेस कोड के अनुसार आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका जो कंपल्सन है, या यूँ कहूँ कि यहाँ पर नेसेसिटी वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपके सामने शो हो रहा है, या आपके सामने वो चीज़ें आ रही हैं कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना ही चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि नेसेसिटी है या फिर कंपल्सन है, तो ऐसी चीज़ें अगर आप कंपल्सरी कोई काम आपके लिए करना है, ज़रूरी है, तो फिर अगर वो नहीं करते तो आपके लिए नुकसानदायक होता है या नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पर आप किसी कार्य को ना करने से आपको नुकसान उठाना पड़े कोई, या फिर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़े, तो वो मजबूरी वाला काम होता है, या यूँ कहूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाला काम होता है, वहाँ पर हम ऑफिशियली मस्ट का यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद में देखने वाले हैं, और नेक्स्ट जो अपना एक्सप्रेशन होने वाला है, या यूँ कहूँ कि 5th नंबर का होने वाला है, उसमें बात करेंगे हम सजेशन की। सजेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सजेशन का अर्थ होता है सुझाव देना किसी को, एडवाइस होती है सलाह। उसके बाद में मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी बात करेंगे जो आपके नैतिक कर्तव्य होते हैं, जिसमें आप केवल एज ए ड्यूटी आप बंधे रहते हो समाज या परिवार से, वहाँ पर आपके ऊपर कोई कंपल्सरी नहीं होता कि आपको ये करना ही पड़ेगा, वो आपकी मोरल ड्यूटी होती है, वो आपके दिलो दिमाग पर डिपेंड करता है, आपके मन पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितना मानते हो, कितना मानने वाले हो, कितना उसको फॉलो करने वाले हो, वो डिपेंड करता है आप पर। तो ध्यान रखें मोरल ड्यूटी, और ऑब्लिगेशन इसमें आएगा, ध्यान रखें ऑब्लिगेशन, ध्यान रखें आपका मस्ट में भी आ रहा है और शुड में भी आ रहा है, ध्यान रखें दोनों में आपका ऑब्लिगेशन। कहने का मतलब ये है कि जो फर्ज और कर्तव्य है या ऑब्लिगेशन है उसके लिए हम मस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं और शुड का यूज़ भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको कौन सा दे रखा है, ध्यान रखें। इसके बाद में ध्यान दें, सजेशन सुझाव होता है, एडवाइस सलाह होती है, मोरल ड्यूटी आपके कर्तव्य नैतिक कर्तव्य होता है, ध्यान रखें नैतिक कर्तव्य, और ऑब्लिगेशन क्या होता है आपका फर्ज या कर्तव्य। तो ध्यान रखें ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट और शुड दोनों यूज़ कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं शुड के लिए, तो शी शुड टेल द ट्रूथ, उसे सत्य बोल देना चाहिए या उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। ध्यान रखें, उसे क्या कर देना चाहिए, सच्चाई बता देनी चाहिए। तो यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है, उसे सलाह दी जा रही है या एडवाइस दी जा रही है, उसे सुझाव दिया जा रहा है कि उसे सत्य बोल देना चाहिए, उसे सच्चाई बता देनी चाहिए सबको। उसके बाद में देखें, वी शुड ओबे आर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का या अपने से जो एज में बड़े हैं उनका आज्ञा पालन, यूँ कहें कि उनकी बात का जो है उनकी बात को मानना चाहिए, उनकी बात को ओबे करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दर्शाया जा रहा है आपका फर्ज, आपका बोल सकते हो कि आपका ऑब्लिगेशन या फिर आपकी ड्यूटी भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड हो सकती है। तो फर्ज या आपकी ड्यूटी के लिए ध्यान रखें वी शुड ओबे आर एल्डर्स। और नेक्स्ट ना आप फर्स्ट वन जो दिया है वो शी शुड टेल द ट्रूथ, उसे सच्चाई बोल देनी चाहिए। तो दोनों ही एग्जाम्पल हैं, शुड को लेकर हैं, किसी में सजेशन और एडवाइस को इंडिकेट किया गया है और किसी में मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को इंडिकेट किया गया है। ध्यान रखें। उसके बाद में बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो अपनी एक्सप्रेशन है वो आपकी होने वाली है डियर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। क्या होने वाली है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का अर्थ क्या होता है, रिक्वेस्ट का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स प्रार्थना, निवेदन या विनती। प्रार्थना बोल दो, निवेदन बोल दो या विनती बोल दो। रिक्वेस्ट को आप प्लेट भी बोलते हो, ध्यान रखें। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी मॉडल्स इसमें यूज हो सकती हैं, ध्यान रखें। कैन का प्रयोग किया जा सकता है, उसके बाद में विल, कुड और वुड। ध्यान रखें, कैन, कुड, विल, वुड। ध्यान रखें, कैन का और कुड का, विल का और वुड का, इन चारों का ही प्रयोग, चारों ही मॉडल्स का प्रयोग किया जा सकता है जब रिक्वेस्ट का भाव हो। ध्यान रखें। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो कैन या विल, दोनों में से कोई सा भी, कैन अगर कैन है तो कैन हमारा ऑप्शन होगा, विल है तो विल ऑप्शन होगा। कैन या विल, यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद, अगर विल कैन अगर आप यूज करते हो तो ध्यान रखें क्या अर्थ हो जाएगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज़, या क्या तुम मेरी, अगर विल का प्रयोग करोगे तो किस प्रकार से बनेगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज़, तो मदद करोगे। कैन का प्रयोग है तो करोगे तो किस प्रकार से इसका जो है मीन निकलने वाला, अर्थ निकलने वाला है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज़। ध्यान रखें, एक फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है और एक कह रहा है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज़। ध्यान रखें, प्रेजेंट को दर्शा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी आपका प्रेजेंट फ्यूचर को ही दर्शा रहा है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यानी अभी मदद की नहीं है, करेगा। और दूसरा क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो ये डेफिनेटली फ्यूचर को दर्शा रहा है। ध्यान रखें, कैन का या विल का हम प्रयोग करेंगे किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए प्रयोग करने वाले हैं, रिक्वेस्ट के लिए। और दूसरा जो अपना एग्जाम्पल है कुड या वुड, दोनों में से कोई सा भी होगा। यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आओगे प्लीज़। तो ये ध्यान रखें, वुड या कुड, यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए पानी का गिलास लाओगे या ला सकते हो। तो ध्यान रखें, रिक्वेस्ट के लिए जिसका अर्थ निवेदन या प्रार्थना होता है। ध्यान रखें, दो शब्द आपको और ध्यान रखने हैं डियर स्टूडेंट्स, जब निवेदन की बात, प्रार्थना की बात आती है या रिक्वेस्ट की बात आती है तो एक तो नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, एक तो कौन सी होती है डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल रिक्वेस्ट। कौन सी होती है, नॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। और एक होती है आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट। कौन सी होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट। एक आपकी होती है नॉर्मल रिक्वेस्ट। तो ध्यान रखें, जब केवल नॉर्मल रिक्वेस्ट दी जाती है या जहाँ पर प्रेशराइज नहीं किया जाता कि ज़्यादा दबाव नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो क्या प्लीज़, या मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकते हो, तो ध्यान रखें इस प्रकार के जो आपके नॉर्मल रिक्वेस्ट वाले एग्जांपल्स होते हैं वहाँ पर आप कैन का या विल का, दोनों में से कोई सा भी आपका यूज़ हो सकता है, वो आपके डिपेंड करता है ऑप्शन पर। लेकिन मैं कहूँगा पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट दो प्रकार से दर्शाई है, एक नॉर्मल रिक्वेस्ट और एक पोलाइट रिक्वेस्ट, जहाँ पर प्रेशराइज किया जाएगा, थोड़ा वहाँ पर दबाव बनाया जाएगा आपके ऊपर कि क्या आपको ये कर सकते हो मेरे लिए। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि नॉर्मली जो आपकी रिक्वेस्ट है उसके लिए कैन या विल का प्रयोग करेंगे। और अगर मैं बात करूं पोलाइट रिक्वेस्ट का, जहाँ पर प्रेशराइज किया जाएगा, आप पर दबाव बनाया जाएगा, आपको अंडर कंट्रोल रखा जाएगा कि आप ये करें, आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, तो ध्यान रखें वहाँ पर हम कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं और वुड का भी। ध्यान रखें कुड या वुड और वुड जब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है तो देख सकते हैं कुड या वुड, यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए पानी का गिलास ला सकते हो प्लीज़। तो ध्यान रखें पानी का गिलास मांग रहा है किसी से तो रिक्वेस्ट करेगा तो पोलाइट रिक्वेस्ट करेगा। ध्यान रखें, तो यहाँ ध्यान रखें आपकी रिक्वेस्ट दो प्रकार की होती है, नॉर्मल और पोलाइट। नॉर्मल होती है तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडल आपकी आने वाली है, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो आपका कुड और वुड जो आने वाला है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आने वाला है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट वन जो आपकी मॉडल्स हैं, जो आपके एक्सप्रेशन है, उसमें बात करेंगे डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है, संकल्प या इरादा। ध्यान रखें, शपथ भी इसको बोल सकते हैं। थ्रेट होती है धमकी, थ्रेट क्या बोलेंगे, धमकी को बोलें। प्रोमिस होता है वादा, वचन, किसी को वचन देना। और कमांड होता है आदेश। ध्यान रखें,
डिटर्मिनेशन संकल्प, थ्रेट होती है धमकी, प्रॉमिस होता है वादा और कमांड होता है आदेश। इससे पहले कि ये चीज़ आप समझे, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि हमने जब टेंस एंड टाइम का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कि जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि जो आपका सब्जेक्ट आई और बी होता है उसके साथ हम मॉडल यूज़ करते हैं सेल। क्या यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स? सेल। और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट बच जाते हैं सभी के साथ यूज़ किया जाता है विल का। सभी के साथ किसका यूज़ किया जाता है? विल का। ध्यान रखिए, आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं सेल का और बाकी के साथ यूज़ करते हैं विल का। ये बात थी आपके टेंस एंड टाइम के अकॉर्डिंग, ध्यान रखें। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि जो मॉडर्न आपकी ग्रामर है, या यूँ कहूँ कि जो आधुनिक जो आपकी ग्रामर है, व्याकरण है इंग्लिश में, तो ध्यान रखिए वहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट के साथ, ध्यान रखें आई और वी की बात नहीं कर रहा मैं, सभी जो सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे वो आई और वी हो या फिर जितने बच गए सभी सब्जेक्ट के साथ आप किसका यूज़ कर सकते हैं? आप सभी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मॉडर्न ग्रामर कहती है कि आप आई और वी के साथ सेल का ना प्रयोग करके आप सभी के साथ विल का प्रयोग करें। ये आपके लिए बेटर रहेगा। ये आपका नया जो है मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग आपका रूल है। ध्यान रखें, सभी के साथ किसका यूज़ कर सकते हैं? विल का यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, अब जब यहाँ पर आपको कुछ कमांड दे रखी हैं, कुछ आपको डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस और कमांड, ये आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो ध्यान रखें यहाँ पर ये किस प्रकार से यूज होने वाले हैं। ध्यान रखें यहाँ पर कुछ उल्टा होने वाला है। किस प्रकार से होने वाला है? अगर मैं बात करूँ विल की, तो ध्यान रखें विल का यूज होने वाला है आई और वी के साथ। ध्यान रखें उल्टा होगा। हमने टेंस में पढ़ा है कि जो भी आपका आई और वी होता है उसके साथ हम यूज करते हैं सेल का, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उल्टा होगा। आई और वी के साथ यूज किसका होगा? आई और वी के साथ यूज होने वाला है विल का। और बाकी जो भी बच गए, रेस्ट ऑफ, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट बच गए सभी के साथ किसका यूज होने वाला है? सेल का। लेकिन कब यूज होने वाला है? डियर स्टूडेंट्स, अभी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि अभी हम टेंस एंड टाइम में नहीं है, हम अभी बात करें मॉडल्स की, और मॉडल्स में एक्सप्रेशंस के अनुसार ही हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ध्यान रखें, तो अगर टेंस एंड टाइम के अनुसार अगर बात करते तो वहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो मॉडल्स में जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है। ध्यान रखें, टेंस एंड टाइम में जहाँ पर हम सेल का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ, वहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर हम विल का प्रयोग करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ आई और वी को छोड़ करके, और वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं विल का। इन जस्ट अपोजिट होगा, आई और वी के साथ विल का, बाकी सभी के साथ सेल का। तो ध्यान रखें, आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे, बाकी सभी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब डिटर्मिनेशन का भाव, थ्रेट, प्रॉमिस या कमांड, वहाँ इसका कोई एक्सप्रेशन या मनोभाव वहाँ पर दिख रहा हो, तब इस प्रकार का फॉर्मूला हम अपनाने वाले हैं। देखिए, आई प्रोमिस, एग्जाम्पल की बात करूँ, आई प्रोमिस आई विल गिव यू ए फेवर। ध्यान रखें, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा या मैं तुम्हारा पक्ष लेने वाला हूँ। ध्यान रखें, आई प्रोमिस आई विल गिव यू ए फेवर, मैं तुम्हारा जो है फेवर, तुम्हारा पक्ष लेने वाला हूँ, तुम्हें सपोर्ट करने वाला हूँ। तो ध्यान रखें, प्रॉमिस वर्ड के अकॉर्डिंग ये कहूँ कि यहाँ पर प्रॉमिस वर्ड दे रखा आपको, ये आपका व्यक्त कर रहा है आपका भाव कि प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है। तो ध्यान रखें, आई के साथ विल का प्रयोग कर दिया गया। उसके बाद में देखें नेक्स्ट एग्जांपल, डोंट मेक एनी मिस्टेक। डोंट मेक एनी मिस्टेक, ऐसे कोई मिस्टेक मत करना, कोई गलती मत करो, और वरना या अथवा यू विल बी पनिश्ड, वरना तुम्हें क्या कर दिया जाएगा? तुम्हें पनिश्ड कर दिया जाएगा, तुम्हें सजा दे दी जाएगी। ध्यान रखें, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर धमकी दी जा रही है, यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। ध्यान रखिए, वार्निंग या धमकी के लिए हम क्या करते हैं? या जस्ट अपोजिट करने वाले हैं। तो यू के अकॉर्डिंग क्या अपने, जैसे हमने बात की कि आई और वी के साथ विल और बाकी के साथ सेल, तो ध्यान रखिए यू के साथ क्या आ रहा है? सेल आ रहा है। तो ध्यान रखें, यू के साथ सेल भी आ सकता है और आई और वी के साथ विल भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि अपनी कौन सी मॉडल कहाँ किस प्रकार से काम कर रही है। उसके बाद में देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट अपना जो एक्सप्रेशन होने वाला है वो आपका होने वाला है डियर स्टूडेंट्स ऑफर। ऑफर क्या होता है? ऑफर में बात करें तो ऑफर करता है प्रस्ताव रखना किसी के सामने, या यूँ कहें कि किसी के सामने ऑप्शंस डालना, कि प्रस्ताव आपको ऑफर दिया जाता है कि आप क्या इनमें क्या लेना या क्या करना पसंद करेंगे। तो ध्यान रखें, ऑफर में आपको विकल्प दिए जाते हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं, प्रस्ताव रखा जाता है। इसे और यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम कैन या सेल या कैन, दोनों में से किसी का भी। ध्यान रखें, सेल का यूज़ भी किया जा सकता है और कैन का भी यूज़ किया जा सकता है ऑफर के लिए, प्रस्ताव के लिए। देखिए, कैन या सेल दोनों में से कोई सा भी, आई हेल्प यू, कैन आई, जैसे ऐसे बोल सकते, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, या फिर सेल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। ध्यान रखें, तो ऑफर के लिए हम कैन का यूज भी कर सकते हैं और सेल का भी। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास हैं, जो हमारा ऑप्शन होगा या जो भी हमारे ऑप्शन में होगा दोनों में से वो हमारा आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, कैन या सेल यू, कैन या सेल यू, यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा,
डू दिस। देखिए सेल या कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, क्या ये कार्य तुम मेरे लिए करोगे, या क्या तुम ये कार्य मेरे लिए कर सकते हो। ऑफर दिया जा रहा है, ध्यान रखें कि कैन आई या सेल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, या क्या तुम मेरी मदद करोगे। या फिर नेक्स्ट की बात करें, कैन या सेल यू डू दिस वर्क फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये कार्य करोगे या क्या तुम मेरे लिए कार्य कर सकते हो। तो ऑफर की बात की जा रही है, ध्यान रखें। दोनों एग्जाम्पल में सेल या कैन जो भी हमारा आंसर होगा, दोनों में हमारे पास ऑप्शन है, जो भी हमारे ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में बात करते हैं इन्विटेशन की। इन्विटेशन क्या होता है, इन्विटेशन आपका होता है निमंत्रण, किसी कार्य के लिए जो इन्विटेशन होता है उसको निमंत्रण बोलते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक ही मॉडल होती है, वो होती है वुड। ध्यान रखें इन्विटेशन के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखें वुड जो आपकी मॉडल है किस प्रकार से वो इन्विटेशन में यूज़ की जाती है। देखिए वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी विद मी, ध्यान रखें इनवाइट किया जा रहा है या यूँ कहूँगी। ध्यान रखें एक चीज़ और देखें आप, जो आपका ऑफर है या फिर इनविटेशन है, ध्यान रखें ऑफर और इनविटेशन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर वो मर्ज हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं कि वो इनविटेशन है या फिर वो ऑफर है, दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए मर्ज हैं। तो दोनों को एक चीज़ हम मान सकते हैं कि ऑफर या इनविटेशन दोनों एक ही चीज़ें हम हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें अगर वो एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रस्ताव के लिए ऑफर के लिए हम सेल और कैन यूज़ करते हैं, और इन्विटेशन की बात करूं तो वुड का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी विद मी, क्या तुम मेरे साथ कुछ कॉफ़ी भी लेना पसंद करोगे या मेरे साथ कुछ कॉफ़ी पीना पसंद करोगे। ये क्या है, ये इन्वाइट किया जा रहा है, इन्विटेशन दिया जा रहा है कि क्या तुम मेरे लिए या मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगे। तो ये आपका इन्विटेशन के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है, वुड का यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट वन देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन की बात करते हैं नेसेसिटी। ध्यान रखिए नेसेसिटी जो होती है वो नेसेसिटी आपकी मस्ट में भी देखने को मिलेगी। मस्ट जो आपकी मॉडल है वहाँ पर हम बात करेंगे नेसेसिटी का यूज किया गया है। और उसके बाद में देखें जो लास्ट वन है या सेकंड लास्ट जो आपकी एक्सप्रेशन है नेसेसिटी, जहाँ पर उसका अर्थ होता है आवश्यकता, ज़रूरत। और ज़रूरत के लिए हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, किसका, नीड का, क्योंकि नीड का अर्थ भी क्या होता है, ज़रूरत। तो नेसेसिटी या आवश्यकता के लिए मस्ट का यूज़ भी किया जा सकता है, और उसके लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, नेसेसिटी के लिए नीड का प्रयोग भी किया जा सकता है। उसके बाद में देखिए क्रेज, क्रेज क्या होता है, साहस होता है। क्रेज क्या होता है, साहस या हिम्मत। तो क्रेज साहस या हिम्मत के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डेयर का प्रयोग करेंगे, DARE। क्रेज या साहस या हिम्मत के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डेयर का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका आवश्यकता है तो ये आपका अगर नेगेटिविटी दिखाता है, आवश्यकता नहीं है या ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर ध्यान रखिए नीड का नीड नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीड नोट। और ये आपका नीड है या डेयर है वो आपके टेंस के अकॉर्डिंग एस लेकर आता है या ES लेकर के आता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से टेंस में उस टेंस के अकॉर्डिंग इनका यूज़ किया जाता है। ध्यान रखें अगर प्रेजेंट पर टाइम को दर्शाता है तो नीड का नीड्स हो जाएगा। ध्यान रखिए आवश्यकता की निगेटिविटी दिखा रहा है कि आप ज़रूरत नहीं है तो नीड नोट हो जाएगा, ध्यान रखें। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि नीड नोट जो है वो एक ऐसा वर्ड है, या नीड जो ऐसा वर्ड है उसके बाद में आपकी मेन वर्ब यूज़ की जाएगी, जैसे नीड नोट रीड या नीड नोट प्ले, इस प्रकार से, या नीड प्ले, इस प्रकार से यूज़ किया जाएगा, ध्यान रखें। और ये आपकी मेन वर्ब का इसके साथ यूज, इसके बाद में मेन वर्ब का जो है या यूँ कि V1 का प्रयोग नीड के बाद में किया जाता है। उसके बाद में बात करें डेयर, तो डेयर भी आपकी इस प्रकार से यूज़ की जाएगी आपके टाइम के अकॉर्डिंग। से प्रेजेंट की बात करूँ तो डेयर के साथ, डेयर के में आपका एस लग जाएगा, डेयर्स हो जाएगा। पास्ट को दर्शाता तो डेयर में D लग जाएगा, डेयर्ड हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो कोमो इज़ वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर है। कोमो क्या है, बहुत कमज़ोर है। सी नीड्स सम मिल्क, उसे दूध की ज़रूरत है। ध्यान रखें सी नीड्स सम मिल्क, प्रेजेंट की बात और नीड में क्या लग गया, एस लग गया। क्या लग गया, एस। कोमो बहुत कमज़ोर है, उसे दूध की ज़रूरत है, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग नीड में क्या लग गया, एस। उसके बाद में देखें अगर मैं डेयर की बात करूँ तो डेयर वर्ड किस प्रकार से, यू नीड नॉट, ये क्या हो गया, यू नीड नॉट रीड दिस स्टोरी, तुम्हें इस स्टोरी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नीड नॉट के बाद में क्या, ये आपकी V1 का प्रयोग किया गया है, यू नीड नॉट रीड दिस स्टोरी, ये आपका नीड नॉट को दर्शाता है। डेयर का आप दे सकते हैं, जैसे मैं बात करूँ ही डेयर्स टू स्पीक इंग्लिश, ही डेयर्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, वो बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की हिम्मत रखता है। हाउ डेयर यू,
तूने हाउ डेयर यू टू एब्यूज़ मी, तुमने मुझे गाली निकालने की हिम्मत कैसे की, तुमने मुझे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की, साहस किया। तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो आपके डेयर के साथ यूज़ किए जाते हैं, ध्यान रखें। उसके बाद में अगर बात करूँ मैं लास्ट वन जो आपकी एक्सप्रेशन वो कौन सी है, पास्ट हैबिट। ध्यान रखिए पास्ट हैबिट दर्शाई जा रही है। तो पास्ट हैबिट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पास्ट हैबिट के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ टू का, और यूज़ टू आपका नहीं ऑप्शन में है तो वुड का। ध्यान रखें वुड का हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, वुड का हम प्रयोग करें डियर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट में, जहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो आपका यूज होगा। उसके बाद में वुड का प्रयोग करें हम इन्विटेशन में, और उसके बाद में लास्ट वन जो आपका वुड का प्रयोग किया जा रहा है वो आपका प्रयोग किया जा रहा है पास्ट हैबिट में। ध्यान रखें पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं तो कुड का प्रयोग किया जा रहा है, ऊपरी पर आप देख सकते हैं। पास्ट हैबिट की बात करते हैं तो पास्ट हैबिट में आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर आपका जो है सेकंड जो आपका ऑप्शन होता है वो आपका वुड होता है, तो वुड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से यूज होता है, हीज फादर वुड गेट एंग्री इन हिज चाइल्डहुड, यानी जब वो छोटा बच्चा था या वो काफ़ी छोटा रहा होगा बचपन में, उस समय उसके पिताजी उस पर गुस्सा किया करते थे, लेकिन वो पास्ट हैबिट थी। अब वो हैबिट उनकी छूट गई है, अब वो हैबिट उनकी नहीं है। उसके पिताजी बचपन में उस पर गुस्सा किया करते थे, तो ये पास्ट की बात है, बचपन की बात है। तो पिताजी गुस्सा किया करते थे लेकिन अब गुस्सा नहीं करते, वो उनकी पास्ट हैबिट थी। आगे देखिए आई अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स यूज टू प्ले हियर, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर खेला करता था। ध्यान रखें मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर खेला करता था, पास्ट हैबिट को दर्शा रहा है। ध्यान रखें यहाँ पर टोटली पास्ट को दर्शा रहा है। यहाँ पर बोल सकते हो कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ खेला करता था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं खेलता। अब उसका प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है वो टोटली क्या हो गया है, खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। तो ये पास्ट हैबिट को ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो कि दर्शा रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार का अपना जो है ये आपका चार्ट है, किस प्रकार का आपका ये बोल सकते हो मॉडल्स या ऑक्सिलरीज को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए चार्ट है, काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए तैयार किया गया है। तो मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि मॉडल जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखते हुए आप इस चार्ट को एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट लें, या फिर क्लास को रिवाइज़ करें, क्लास को दोबारा देखें, ज़रूर समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चार्ट अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी टोटली जो कन्फ्यूज़न है मॉडल्स टॉपिक को लेकर वो आपके दूर हो जाएंगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आप और चीज़ें नई नई सीखने वाले हैं, हम बात करते हैं आगे। और आगे अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आगे जस्ट हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं मॉडल्स में। और मॉडल्स में सबसे पहले अगर बात करूँ एबिलिटी की, तो एबिलिटी की हम बात करेंगे, और एबिलिटी में बात करेंगे, और वन बाय वन हम एक एक मॉडल को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम मॉडल्स को वन बाय वन एक एक को हम पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वन बाय वन एक एक एक्सप्रेशंस की, और अब समझते हैं कि किस प्रकार से वो कौन सी मॉडल कौन सी एक्सप्रेशन के लिए आपकी यूज़ की जाती हैं। तो फर्स्ट वन एक्सप्रेशन जो अपना चार्ट में था उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और बात करते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, उसके बाद में कैपेबिलिटी। ध्यान रखें ये आपका कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ, जिसको हम अक्षमता या योग्यता बोलते हैं। ध्यान रखें तो इन सभी के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इन सभी के लिए जो मॉडल्स आपके चार्ट में दी गई थी इन सभी के लिए यूज़ किया जाता है डियर स्टूडेंट्स केन या कुड का। ध्यान रखें दो मॉडल यूज़ की जाती हैं आपकी कैपेसिटी या अक्षमता या योग्यता को दर्शाने के लिए, और दोनों जो आपकी मॉडल हैं वो कौन सी आपके केन या कुड, कौन सी है डियर स्टूडेंट्स केन या कुड। लेकिन ध्यान रखें अगर प्रेजेंट को दर्शाना हो, ध्यान रखें अगर प्रेजेंट को दर्शाना हो या यूँ कहूँ कि प्रेजेंट या फ्यूचर, यहाँ पर मैं फ्यूचर भी लिख सकता हूँ, प्रेजेंट या फ्यूचर को दर्शाना हो तो ध्यान रखें प्रयोग करेंगे कैन का। किसका यूज़ करने वाले हैं, कैन का। लेकिन ध्यान रखें अगर मुझे दर्शाना हो पास्ट को, किसको दर्शाना हो, पास्ट को, अगर मेरे को पास्ट को दर्शाना हो या यूँ कहूँ कि पास्ट की एबिलिटी को दर्शाना हो या यूँ कहूँ कि पास्ट की कैपेसिटी को दर्शाना हो तो किसका यूज़ करेंगे, कुड का। ध्यान रखिए अगर इसके अर्थ की बात करूँ तो कैन का अर्थ क्या होता है, कैन का अर्थ होता है सकना, क्या अर्थ होता है, सकना या सकता है, जबकि कुड का अर्थ होता है सकता था, सकता था, सकता है और सकता था। जैसे मैं कहूँ वह लिख सकता है तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर को इंडिकेट करते वह लिख सकता है। लेकिन अगर बात करें कुड की तो कुड क्या लिख सकता था, लेकिन वो पहले लिख सकता था अब नहीं लिख सकता, वो पास्ट को दर्शाएगा। लेकिन मैं बात करूँ कैन तो ध्यान रखें वह
तैर सकता है, वह दौड़ सकता है, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर को दर्शाता है, ध्यान रखें। तो पास्ट को दर्शाने के लिए हमारे पास क्या है, पास्ट में सकता है शब्द, या स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए, पावर को दर्शाने के लिए क्या है, कुड है। और अगर बात करें प्रेजेंट या फ्यूचर की, तो वहाँ पर इंडिकेट कौन कर रहा है, वहाँ पर सकना के अर्थ में यूज किया जाएगा आपका कैन का। किसका यूज किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कैन का। लेकिन ध्यान रखें एक चीज़ और, आप ध्यान रखें, आप मॉडल्स पढ़ रहे हैं और मॉडल्स में आप एक दो चीज़ें और ध्यान रखें, वो आपको मैं ऑलरेडी पहले बता देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूँ आपकी मॉडल्स की, तो मॉडल्स में हमारे पास मॉडल्स के यूज़ करने के कुछ तरीके हैं। कैसे से अगर मॉडल्स का यूज़ करेंगे तो हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ध्यान रखें। फर्स्ट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो मॉडल में चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, उसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कोई भी सब्जेक्ट हो वहाँ पर मॉडल अपने जो है नॉर्मल रूप में, यही कहूँ कि अपने ओरिजिनल जो है फॉर्म में यूज़ की जाएगी। जैसे किसी सब्जेक्ट के साथ कैन यूज़ किया जाएगा, तो इससे सब चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि फर्स्ट रूल यही कहता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द मॉडल है, चाहे वो कैन हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, जो भी फॉर्म वहाँ पे यूज सूटेबल आपकी एडजस्ट होती है वो आपकी यूज़ की जाएगी। आपके नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, यह कहूँ कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखें। तो नंबर का सब्जेक्ट पर फर्क नहीं पड़ता या मॉडल पर फर्क नहीं पड़ता, तो ध्यान रखें सभी सब्जेक्ट के साथ नॉर्मल मॉडल का प्रयोग। ध्यान रखिए नॉर्मल मॉडल्स में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी कैपेसिटी को दर्शाने के लिए हमें कैन का प्रयोग करना है, ध्यान रखिए कैन का प्रयोग करना है, तो कैन का प्रयोग करने के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे हमारा सब्जेक्ट वी है, चाहे आई है, चाहे यू है, चाहे ही है, सी है, या किसी का नाम है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कैन का यूज़ करना है तो सब्जेक्ट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इस बात का कि हमें यूज़ किसका कर रहे हैं, कैन का कर रहे हैं या कुड का। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी मॉडल नहीं आती। अब ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी मॉडल का यूज़ नहीं होता, मॉडल अपने ओरिजिनल रूप में यूज़ होती हैं, सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए नहीं होता। उसके बाद में सेकंड वन की बात करें, दूसरा इसके लिए जो रूल है वही होता है कि आपकी जो मॉडल होती है उस मॉडल के साथ हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे, मॉडल के साथ हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे, नोट का। किसका प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे, नोट का। लेकिन ध्यान रखें मॉडल्स के साथ नोट का प्रयोग है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, कैन के साथ हमेशा नोट उसके टच में होता है। ध्यान रखें कैन के साथ अगर नोट लगाया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, तो वो आपका कैन के साथ एडजस्ट होगा, वो आपका इनके बीच में गैप नहीं होगा। आप यूँ कह सकते हैं कैन नोट, यानी साथ में जुड़कर वो साथ आएगा, अलग से नहीं आएगा। तो ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वन जो आपकी इसको यूज़ करने का जो तरीका है उसके लिए, तो नेक्स्ट वन इसका तरीका है वो जाएगा डिस्टेंस कि अगर इस मॉडल्स को अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ किस प्रकार से करेंगे, मॉडल्स को सेंटेंस के शुरू में लिखा जाएगा, मॉडल्स को सेंटेंस के शुरू में लिखना होगा। ध्यान रखें फर्स्ट वन की बात करें, सभी सब्जेक्ट के साथ में नॉर्मल मॉडल्स आने वाली हैं, यानी सब्जेक्ट का ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, सिंगुलर है या प्लूरल, नॉर्मल मोड में वो आने वाली है। सेकंड वन की बात करें तो ये क्या है, हमारे पास मॉडल्स है और मॉडल्स से नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ नोट आता है। ध्यान रखें क्या आता है, नोट। और अगर कैन की बात करें तो कैन के साथ में जुड़कर नोट आएगा, कैन नोट, बीच में गैप नहीं होने वाला। एक चीज़ ध्यान रखें, नोट आप मॉडल्स में नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो नोट आएगा, लेकिन कभी भी ध्यान रखें मॉडल्स का नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं आप तो कभी भी डू, डज या डिड, ध्यान रखिए डू, डज, डिड इस प्रकार की जो आपकी ऑक्सिलरीज थी, हेल्पिंग वर्ब थी, उनका यूज़ कभी भी बोलकर भी ना करें, ये गलत है। उसके बाद बात करें मॉडल्स को इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया और ये इंट्रोगेटिव हो गया। ध्यान रखें तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव जो पार्ट है उनमें हम नेगेटिव में नोट यूज़ करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव में मॉडल को सेंटेंस के शुरू में लिखने वाले हैं। ये नॉर्मली आप टेंस में हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो वापस आ जाइए अपनी मॉडल्स पर और बात करते हैं कैन की। तो कैन की बात कर रहे हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम के अकॉर्डिंग, सकना के अर्थ में, और कुड का प्रयोग करते हैं सकता था इस अर्थ में, पास्ट को दर्शाने के लिए, या यूँ कहूँ कि पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए, एबिलिटी या कैपेसिटी या पावर या क्षमता को दर्शाने के लिए
प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है, या फ्यूचर या प्रेजेंट टाइम को दर्शाने के लिए हमारे पास मॉडल है, वो होती है आपकी कैन। और पास्ट को दर्शाने के लिए, पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी को दर्शाने के लिए हमारे पास मॉडल है कुड। ध्यान रखें, कैन और कुड दोनों का प्रयोग किया जा सकता है आपकी कैपेसिटी के लिए या एबिलिटी के लिए। किस प्रकार से यूज़ किया जाता है वो देखिए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे मैं सबसे पहले कैन की बात करता हूँ। प्रिया कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। क्या है डिस्टेंस? प्रिया कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। प्रिया इंग्लिश को पढ़ भी सकती है और वो लिख भी सकती है, रीड भी कर सकती है और उसको लिख भी सकती है। प्रिया इंग्लिश को पढ़ सकती है और लिख सकती है। ये उसकी क्या है? ये उसकी कैपेसिटी है, उसकी अक्षमता है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपकी एबिलिटी दो प्रकार की होती है, ध्यान रखें, मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी। वो पढ़ सकती है और लिख सकती है, ध्यान रखें। तो ये पढ़ने वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी मेंटल एबिलिटी को दर्शाती हैं, ध्यान रखें। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड वन एग्जाम्पल की, तो क्या हो जाएगा? सेकंड वन की बात करते हो, ही कैन स्विम, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। क्या हो जाएगा डिस्टेंस? ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। देखिए, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड वन एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद में देखिए थर्ड वन, आई कैन लिफ्ट दिस लोड। ध्यान रखिए, आई कैन लिफ्ट दिस लोड, मैं इस लोड को या इस वजन को या इस वजनदार जो कोई वस्तु हो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? उठा सकता हूँ। इस वजन को मैं आसानी से उठा सकता हूँ, उसको ले जा सकता हूँ कहीं भी उठा करके। तो ये चीज़ें आपके लिए। इसके बाद में नेक्स्ट वन देखें, यू कैन वॉक, यू कैन वॉक 5 किलोमीटर इन 1 आवर। देखिए, दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, यू कैन वॉक 5 किलोमीटर, यू कैन वॉक 5 किलोमीटर इन 1 आवर। ध्यान रखें, यहाँ पर दे रखा आपको यू कैन वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दे रखा तो किलोमीटर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर्स। यू कैन वॉक 5 किलोमीटर्स इन वॉक 1 आवर। ध्यान रखें, यहाँ पर चलने की बात है, 5 किलोमीटर चल सकते हो तुम एक घंटे में, तो यहाँ पर फिजिकल एबिलिटी को दर्शा रहा है। यहाँ पर तुम वजन को उठा सकते हो, फिजिकल एबिलिटी को दर्शा रहा है। यहाँ पर तुम तैर सकते हो, ध्यान रखें, यह आपकी किसको दर्शा रहा है? फिजिकल एबिलिटी को दर्शा रहा है। और प्रिया किसी चीज़ को पढ़ सकती है, अच्छे से उसको समझ सकती है, लिख सकती है, तो आपकी बोल सकते हो मेंटल एबिलिटी को दर्शा रहा है। वो बहुत होशियार है, किसी भी समझ क्वेश्चन का जल्दी आंसर दे सकती है, तो ये आपके आंसर देना, इंटेलिजेंट होना, किसी चीज़ को पढ़ लेना, समझना, ये आपके सभी मेंटल एबिलिटी को दर्शाते हैं, ध्यान रखें। तो ये आपकी एबिलिटी को दर्शा रहे हैं सभी के सभी। उसके बाद में बात करते हैं कि कुड का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, और कुड का प्रयोग हम पास्ट की एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ध्यान रखें। तो देखिए किस प्रकार से इसका यूज़, जैसे ये सेंटेंस आपका, इसको हम अगर लेकर चलें तो किस प्रकार से करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ, जैसे यू कैन वॉक 5 किलोमीटर इन आवर, तुम 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल सकते हो, लेकिन क्या हुआ? यू कुड हार्डली, यू कुड हार्डली वॉक 1 किलोमीटर, यू कुड हार्डली वॉक 1 किलोमीटर यस्टरडे। यानी तुम 1 किलोमीटर, या यूँ कहो कि तुम 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल सकते हो, लेकिन क्या हुआ? यू कुड हार्डली वॉक 1 किलोमीटर यस्टरडे, लेकिन कल की बात देखो, कल तुम 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाए, यानी मुश्किल से 1 किलोमीटर तुम चल पाए, ये कल की बात है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, अगर कुड को इंडिकेट कर रहा है, और कुड को इंडिकेट करने के लिए पास्ट का आपके पास क्या है? यस्टरडे, तो ये आपकी पास्ट एबिलिटी को दर्शा रहा है। उसके बाद में देखें, वी कुड गो टू सी
वी कुड गो टू सी, वी कुड गो टू सी फिल्म इन स्टूडेंट लाइफ। वी कुड गो सी, हम जा सकते थे, फिल्म टू सी, फिल्म देखने के लिए, इन स्टूडेंट लाइफ, यानी स्टूडेंट लाइफ जब हमारी थी, जो हमारी गुजर चुकी है, पास्ट हो चुकी है, स्टूडेंट लाइफ में हम क्या कर सकते थे, हम कहीं भी फिल्म देखने के लिए जा सकते थे। तो आप देख सकते हैं सभी एग्जांपल्स को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देखिए सभी एग्जांपल्स को, और एक बार दोबारा देखिए। हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं, और मॉडल्स में फर्स्ट वन जो अपनी मॉडल है, यूँ कहूँ कि फर्स्ट वन जो अपना एक्सप्रेशन है उसकी बात करेंगे, और वो है आपका एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर और स्ट्रेंथ, इसको अक्षमता या योग्यता बोलते हैं। इस दोनों, इन सभी के लिए यूज किया जाएगा कैन या कुड का। ध्यान रखें, कैन का प्रयोग करेंगे हम प्रेजेंट या फ्यूचर को दर्शाने के लिए सकना के अर्थ में, और कुड का प्रयोग करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स पास्ट में या पास्ट टेंस में, सकता था के अर्थ में। ध्यान रखें। और अगर बात करूँ उस एग्जाम्पल्स की तो क्या हो जाएगा, प्रिया कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, प्रिया इंग्लिश को पढ़ सकती है और लिख सकती है। ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वह नदी को पार कर सकता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस लोड, मैं इस लोड को या इस वजन को या वजनदार जो चीज़ है उसको उठा सकता हूँ। तो फिजिकल पावर दर्शा रहा है। यू कैन वॉक 5 किलोमीटर्स इन 1 आवर, तुम 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल सकते हो। लेकिन क्या हुआ, यू कुड हार्डली 1 किलोमीटर, यू कुड हार्डली वॉक 1 किलोमीटर येस्टरडे, लेकिन कल की बात है तुम 1 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से चल पाए थे या बड़ी मुश्किल से चल सके थे। तो ध्यान रखें, पास्ट को दर्शा रहा है येस्टरडे, तो ध्यान रखें कुड है, कुड एबिलिटी आपकी पास्ट एबिलिटी को दर्शा रहा है येस्टरडे, तो कुड का यूज कर दिया गया। वी कुड गो टू सी फिल्म इन स्टूडेंट लाइफ, जब स्टूडेंट लाइफ में थे या स्कूल में थे उस टाइम पर हम फिल्म देखने के लिए चले जाया करते थे, या जा सकते थे, या चले जाया करते थे, जाते थे। तो ध्यान रखें, ये आपका पास्ट को दर्शाने के लिए कुड है, और पास्ट को इंडिकेट करने के लिए हमारा क्या है, स्टूडेंट लाइफ। ये स्टूडेंट लाइफ क्या है, पास्ट को इंडिकेट करने वाला वर्ड है, और पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, आगे आपको कैन किसका प्रयोग किया गया है, कुड का प्रयोग किया गया है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट वन अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको आप समझ गए होंगे, बड़े अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इस चीज़ को। और ऐसे ही हम 1 बाय 1 एक एक एक्सप्रेशंस को समझने वाले हैं। इन सभी एक्सप्रेशंस को हम अच्छे से अपने बोल सकते हो कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपके लिए, सभी के लिए। तो अभी आज की जो अपनी एक्सप्रेशन थी वो अपनी आज एक ही रहने वाली है, एबिलिटी रहने वाली है। नेक्स्ट क्लास में हम और एक्सप्रेशन को आगे डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज की एक्सप्रेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। और अब हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नॉर्मली हम बात करते हैं अपनी क्लास के एंड में बात करते हैं, और वो होती है में वोकेब। तो अब अपनी वोकेब की बात कर लेते हैं और वोकेब पर चलते हैं। और आज की अपनी वोकेब जो 2 वर्ड हैं उनकी हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से आपकी उनका क्या अर्थ होता है, किस प्रकार के एंटोनिम और सिनोनिम उनके होते हैं। चलिए अपनी जो है वोकेब पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी जो क्लास है और इस क्लास की जो आज के अपने जो वोकेब के वर्ड रहने वाले हैं, और उनमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं डियर स्टूडेंट्स। और फर्स्ट वन है आपका डिग्निफाई। और डिग्निफाई क्या होता है डियर स्टूडेंट, डिग्निफाई का अर्थ होता है मान सम्मान, रेस्पेक्ट बढ़ाना, किसी की रेस्पेक्ट, किसी की इज्जत, किसी को ग्लोरीफाई करना, वो होता है आपका रेस्पेक्ट बढ़ाने वाला जो काम होता है वो होता है आपका डिग्निफाई करना। तो सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, एडोर्न हो जाएगा। एडोर्न के अलावा आपका क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। एलिवेट के अलावा क्या दे रखा है आपको, इनहेंस दे रखा है। क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, इनहेंस हो जाएगा। इनहेंस के अलावा आपको दे रखा है एक्सॉल्ट, और एक्सॉल्ट के बाद में दे रखा है ग्लोरीफाई। एडोर्न हो जाएगा, एलिवेट, एलिवेट के बाद में इनहेंस, एक्सॉल्ट और ग्लोरीफाई आपके सिनोनिम है आपके डिग्निफाई की। उसके बाद में बात करूँ एंटोनिम की, तो एंटोनिम में आपका फर्स्ट वन आपका वर्ड हो जाएगा करप्ट। उसके बाद में डिवेस, करप्ट, डिवेस, डिग्रेड, डिवेस, डिग्रेड। उसके बाद में डिसग्रेस, और डिसग्रेस के बाद में क्या आ जाएगा, डिसऑनर आ जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, करप्ट, डिवेस, डिग्रेड, डिसग्रेस और डिसऑनर। ये आपके क्या हैं, ये डिग्निफाई या ग्लोरीफाई जो वर्ड है इसके क्या दे रखे हैं आपको, एंटोनिम दे रखे हैं, अपोजिट दे रखे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो आपका दे रखा है डिलीजेंट। क्या दे रखा है, डिलीजेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिलीजेंट। और डिलीजेंट का अर्थ क्या होता है, डिलीजेंट होता है आपका मेहनती, या यूँ कहूँ कि हार्ड वर्किंग जो व्यक्ति होता है, मेहनती बोल सकते हो, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, वो आपका इसमें कर्मठ जिसे आप बोलते हो वो आपका आ जाएगा डिलीजेंट में। तो क्या इसके एंटोनिम सिनोनिम हो सकते हैं, ओसीडियस, क्या हो जाएगा, एसिडियस हो जाएगा। उसके बाद में इंडस्ट्रियस हो जाएगा, ओसीडियस। उसके बाद में इंडस्ट्रियस हो जाएगा। उसके बाद में लेबरियस हो जाएगा, LABORIOUS, लेबरियस हो जाएगा। उसके
उसके बाद में स्टडीएस हो जाएगा, STUDIOUS स्टडीएस हो जाएगा। और नेक्स्ट वन हो जाएगा आपका हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग के बाद में लास्ट में जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा शेड्यूलस। क्या हो जाएगा? शेड्यूलस, SEDULOUS। क्या हो जाएगा? SEDULOUS। तो ये शेड्यूलस आपका वर्ड हो जाएगा डिलीजेंट जो वर्ड है उसके सिनोनिम के अंदर। उसके बाद में बात करता हूँ मैं एंटोनिम की। तो एंटोनिम में आपका सबसे पहले जो आएगा आपका केयरलेस हो जाएगा, केयरलेस के बाद में हो जाएगा डिलीटरी। क्या हो जाएगा? डिलीटरी। उसके बाद में हो जाएगा लेजी, और लेजी के बाद में दे रखा आइडल, और सेकंड लास्ट दे रखा आपको नेग्लिजेंट, और नेग्लिजेंट के बाद में दे रखा है स्लगिश। क्या दे रखा है? स्लगिश। दोबारा देखिए, केयरलेस, डिलीटरी, लेजी, आइडल, नेग्लिजेंट और स्लगिश। ये आपके क्या है? ये आपके डिलीजेंट जो वर्ड है, डिलीजेंट से मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, उसके एंटोनिम दे रखे हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज की जो अपने आज की वोकैब के जो वर्ड हैं बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड थे, आपको पसंद आए होंगे। और आज की जो अपनी क्लास थी उसमें हमने जो भी इन शॉर्ट कहा जाए तो आपके चार्ट के थ्रू सभी मॉडल्स को बोल सकते हैं थोड़े शॉर्ट तरीके से, यूँ कहूँ कि इसको कॉन्साइज करके आपने ब्रीफ में आपको पूरी की पूरी मॉडल्स का एक जो है पार्ट पूरा का पूरा समझ लिया होगा आपने। अब वो इनको वन बाय वन हम समझ रहे हैं। फर्स्ट वन की आज मैंने बात कर ली है कि एक्सप्रेशन आज का फर्स्ट था, और वो था एबिलिटी। और एबिलिटी में हमने पढ़ाया कैन और कुड को, इसके एग्जाम्पल्स हमने जान लिए। कल की या यूँ कहूँ कि जब भी हमारी जो क्लास होगी, नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, उस क्लास में हम आगे के एक्सप्रेशन को जानने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आज की क्लास पसंद आई होगी। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लास को रिवाइज करें, या फिर और ज़्यादा कन्फ्यूजन रहे, कोई समस्या रहे, तो आप समस्या का समाधान जानने के लिए आप इनबॉक्स या कमेंट बॉक्स में चले जाएं और वहाँ पर अपना कमेंट छोड़ दें। आपको निश्चित रूप से उसका रिप्लाई मिलेगा, आपको सेटिस्फाइड किया जाएगा। बाकी नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बी सेफ एंड गुड नाइट।